इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2022 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मार्क करने वाले हैं एनसीईआरटी में, जो कि मेटलर्जी में पूछे गए थे। जून में टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जुलाई में टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास आया था 24 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में। ये एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 152 पर, और 152 पर इस टेबल में इसका आंसर दिया हुआ है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी कि मेटलर्जी के मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब लाइक 50 to 60% क्वेश्चन सिर्फ इस टेबल से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सॉल्व करें तो स्फेलेराइट को अगर अपन मैच करें तो स्फेलेराइट एक जिंक का ओर है जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, तो ए का हो जाएगा फोर्थ। कैलामाइन भी जिंक का ही है, तो इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, तो बी का आंसर हो जाएगा थर्ड। और गैलेना इसमें दिया नहीं हुआ है, बट गैलेना एक सल्फाइड और होता है जो कि फ्रोथ फ्लोटेशन में यूज होता है। उसका फॉर्मूला होता है PbS, तो सी का हो जाएगा अपने पास सेकंड। और साइडराइट जो कि एक आयरन का और है और जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3, तो इसका ऑप्शन ए का डी का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 24 जून के इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 163 पर, और डायरेक्टली रिएक्शन पूछी गई है कौन सी इन्वॉल्व होती है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में। तो डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई है 2Al2O3 प्लस 3 कार्बन गिव्स 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 CO2। ये क्वेश्चन अपने पास आया था 24 जून के इवनिंग शिफ्ट में। ये जेईई मेंस 2019 में भी आ चुका है। अब हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होता क्या है? अ, इसका एक्चुअली में यूज होता है एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन के लिए, और ये मोल्टेन Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर कर मिलता है। तो ये रिएक्शन होता है। अगर इसको मतलब अगर अपन थोड़ा कैटेगराइज भी करें कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस किस तरीके से कैटेगराइज होती है, तो अपने पास कंसंट्रेटेड और मिलता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से, तो कंसंट्रेटेड और मिलता है। तो अब कंसंट्रेटेड ओर से ना फर्दर 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। ये अभी अपन फर्दर आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। और एक प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, एक एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। तो रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, ये सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। ऐसे कैल्सिनेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, और ये कार्बोनेट्स के लिए होता है। और अगर रोस्टिंग की अगर अपन आगे बात करें तो इसका जो फर्दर स्टेप होता है ये रिडक्शन में यूज होता है। अब रिडक्शन भी ना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है थर्मल रिडक्शन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और एक होता है सेल्फ रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में आता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, और हॉल हेरोल्ड प्रोसेस होता है जैसा बताया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन था लीचिंग ऑफ गोल्ड विथ डाइल्यूट aqueous solution of NaCN in presence of oxygen gives complex A, which on reaction with zinc forms the elemental gold and another complex B. A and B are respectively. तो इसका आंसर दिया है अपने पास पेज नंबर 155 पर, और इस जगह पर इसका आंसर दिया हुआ है। अगर है ना इसमें लिखा हुआ है कि NaCN और KCNC रिएक्शन होता है तो कॉम्प्लेक्स ए बनता है। तो जिस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो है MCN होल ट्वाइस। यहाँ पर M मेटल है, जहाँ पर M Ag भी हो सकता है और Au भी हो सकता है। उसका जिंक से रिएक्शन होता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है ZnCN होल 4 2 माइनस। अब इसमें मेटल की जगह M की जगह अगर अपन गोल्ड को रिप्लेस भी करें तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगे अपने पास, वो भी देख लेते हैं। तो अगर अपना रिएक्शन हुआ गोल्ड का Cn प्लस Cn नेगेटिव 2H2O प्लस O2, तो इससे अपन को मिलता है 4 Cu Cn होल ट्वाइस नेगेटिव
प्लस OH नेगेटिव। तो ये जो अपने पास कॉम्प्लेक्स बना है ना, पहली चीज में पहले ऑप्शन में यही पूछा है, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स ए हो जाएगा। ऐसे ही अगर जिंक के साथ जब इसका ही रिएक्शन होता है इस कॉम्प्लेक्स ए का, तो बी बनता है। तो इसका रिएक्शन अगर अपन जिंक के साथ करा दें, तो इसका रिएक्शन अगर जिंक के साथ कराएं, CuCN होल ट्वाइस नेगेटिव नेगेटिव, प्लस इसका रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो अपने पास बन जाएगा ZnCN होल 4 2 नेगेटिव प्लस ए। इसको अगर बैलेंस भी करेंगे अपन इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये बन जाएगी अपने पास इक्वेशन। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स बी हो जाएगा। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें ये कॉम्प्लेक्स ए हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बी हो जाएगा। यही क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में भी पूछा जा चुका है और जेई मेंस 2002 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जून के इवनिंग शिफ्ट में, और ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 अपने पास दिया हुआ है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रीशियस मेटल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 164 में और इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो अब कॉपर की है ना, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड्स जो होते हैं वो इम्प्योर कॉपर के बनते हैं। अब इम्प्योर कॉपर एक तरीके से ब्लिस्टर कॉपर ही होता है, और जो कैथोड होता है वो कॉपर की प्योर स्ट्रिप्स होती हैं। अब पॉइंट ये है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट कैसे है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट्स प्रीशियस मेटल, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 में। तो impurities from the blister copper deposit as anode mud which contains antimony, silver, gold, platinum, तो ये सब जो दिया हुआ है ना, ये सब प्रीशियस मेटल में ही काउंट होता है। तो इसलिए अपना स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जून के इवनिंग शिफ्ट में। और अगर स्टेटमेंट 2 पढ़ें, इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग pure copper by electrolysis method, copper blister is used to make the anode। तो ये भी लिखा हुआ है, एनोड्स आर ऑफ इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर मतलब ब्लिस्टर कॉपर भी कह सकते हैं उन्हें, और ब्लिस्टर कॉपर मतलब एक तरीके के उस टाइप का कॉपर होता है जो कि 98% प्योर होता है। उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं 2% कुछ, और कुछ मतलब डेयरी में बबली टाइप का कुछ दिखता है, वो थोड़ा सा फूला हुआ सा रहता है, और उसको इम्प्योर कॉपर भी बोल सकते हैं। तो एनोड्स आर ऑफ इम्प्योर कॉपर, ये आया था अपने पास 25 जून के शिफ्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 अपने पास दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम एनी मेटल ऑक्साइड विथ हायर डेल्टा जी नॉट इज मोर स्टेबल देन वन विथ लोअर डेल्टा जी नॉट। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जितनी कम होती है रिएक्शन उतना ज़्यादा फीजिबल होता है। तो इसमें बताया गया है कि वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कि गलत हो जाएगा। जितना ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन भी पढ़ी होगी, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और एक इसका जो आंसर दिया हुआ है ना, वो पेज नंबर 157 पर दिया हुआ है। और तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा चाहिए रहता है। स्टेटमेंट 2 की अगर अपन बात करें, स्टेटमेंट 2 अपन को दिया हुआ है, द मेटल इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड प्लेस्ड लोअर इन एलिंगम डायग्राम कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल प्लेस्ड हायर इन द डायग्राम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसको एक ट्रिक से बस याद रख सकते हो कि जो नीचे वाली लाइंस होती है एलिंगम डायग्राम में, वो ऊपर वाली लाइंस को रिड्यूस कर सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपना ऑप्शन 2 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर डी हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जून के इवनिंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन आया था अपने पास, द रोल ऑफ डिप्रेसेंट्स इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज टू। तो इसमें पूछा गया है कि डिप्रेसेंट्स का मतलब काम क्या होता है फ्रोथ फ्लोटेशन में। इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है
पेज नंबर 152 पर। और डिप्रेसेंट्स का पहले काम क्या होता है, जैसे फ्रोथ होता है, फ्रोथ मतलब झाग होता है। डिप्रेसेंट का मतलब होता है कि उसको डालने से किसी एक कंपोनेंट का जो फ्रोथ बनता है वो बंद हो जाता है बनना। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अगर गैलेना और लें अपन, गैलेना और क्या होता है, पीबीएस होता है, ठीक है, गैलेना और है। अगर इसमें डिप्रेसेंट यूज किया गया NaCN, ये यूज करा गया इसमें, तो NaCN जो है ना, वो ZnS को तो ZnS का फ्रोथ बनने नहीं देगा, इसका फ्रोथ बनने नहीं देगा, बट वो पीबीएस का फ्रोथ बनने दे देगा। ये काम होता है डिप्रेसेंट का। तो अपने पास इसका आंसर एक मिनट, सॉरी 152 नहीं 154 पर इसका आंसर होगा। और यहाँ पर लिखा है डिप्रेसेंट्स के बारे में, तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा सिलेक्टिवली प्रिवेंट वन कंपोनेंट ऑफ द ओर फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 27 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में, और इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेटिंग फनल। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, बट क्लियरली इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी में अपन को दिख रहा है कि एक सेपरेटिंग फनल की तरह यूज हो सकता है, तो आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 27 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में, ये एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड ओर, तो ये मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से, जो कि हो जाएगा NaCN। ये 2022 में भी पहले आ चुका है। ये यहाँ पर पेज नंबर 155 पर इसका आंसर लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड ओर जो होता है ना, वो NaCN या फिर KCN के प्रेजेंस में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना। अब लीचिंग ऑफ एल्यूमिना जो होता है, इसमें लिखा भी है, ये लिखा है पेज नंबर 154 में, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। तो ये लिखा हुआ है concentration is carried out by heating the powdered ore with a concentrated solution of NaOH। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा 2, लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम का हो जाएगा NaOH। सी की बात करें, फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन सा है, तो ये भी पेज नंबर 154 में लिखा हुआ है। फ्रोथ स्टेबलाइजर जो होते हैं वो होते हैं क्रेसॉल या फिर एनिलीन। एनिलीन अपन को ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, तो सी का अपने पास फर्स्ट हो जाएगा। और डी दिया हुआ है ब्लिस्टर कॉपर, तो इसका आंसर SO2 हो जाएगा, जो कि इवॉल्व हो जाती है एज इम्प्योरिटी। इसका आंसर अपने पास दिया हुआ है पेज नंबर 162 पर, और ये क्लियरली लिखा है द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन्ड हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ SO2 एंड सो इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये JEE मेंस 2021 में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 27 जून के शिफ्ट 2 में, इवनिंग शिफ्ट में। ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 अपने पास दिया हुआ है, लीचिंग ऑफ गोल्ड विथ साइनाइड आयन इन एब्सेंस ऑफ एयर लीड्स टू साइनो कॉम्प्लेक्स ऑफ AU विथ ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो ये अपने पास गलत हो जाएगा ऑप्शन स्टेटमेंट। तो इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 155 पर। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2022 में ही पहले भी आ चुका है इस जगह से क्वेश्चन। तो ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें बताया गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स साइनो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें जो गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। अब यहाँ जो मेटल है इसकी जगह गोल्ड अपन रिप्लेस करें, तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका रिएक्शन अपने पास ये लिखा हुआ है, तो इसमें जो गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इसमें +3 नहीं होता है, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसको अपन कैलकुलेट भी करें तो ये हो जाएगा x - 2 = -1, तो x की वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, +3 नहीं होता। स्टेटमेंट 1 अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 की बात करें, जिंक इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरिड आउट फॉर गोल्ड एक्सट्रैक्शन। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये सेकेंड रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। इसमें जो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 पहले था, और फिर ये ऑक्सीडाइज होकर +2 में पहुंच जाता है।
तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास बी अपने पास स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसमें स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन अपन को दिया हुआ है, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस Al2O3 एट अ टेम्परेचर बिलो 1350 डिग्री सेल्सियस, वाइल अबव दिस टेम्परेचर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस MgO। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन एलिंगम डायग्राम से सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 157 पर इसका आंसर दिया हुआ है। तो अब अगर अपन इस पॉइंट ए की बात करें, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एलिंगम डायग्राम में, वहां पर डेल्टा जी 0 होता है। अब ठीक है, अगर अपन पॉइंट ए को मार्क करें, तो इन्होंने कहीं ना कहीं पॉइंट ए का जो टेम्परेचर दिया है वो 1350 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब इन्होंने पूछा है कि इस टेम्परेचर के नीचे, जब मैग्नीशियम वाली लाइन नीचे है और एल्यूमिनियम वाली लाइन ऊपर है, तब जो मैग्नीशियम है वो एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि पहले जो एलिंग्राम डायग्राम का क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि जो नीचे वाली लाइंस होती हैं वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देती हैं। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब 1350 डिग्री सेल्सियस के आगे लाइन्स इंटरचेंज हो जाती हैं, मतलब अब एल्यूमिनियम वाली लाइन नीचे हो जाएगी और मैग्नीशियम वाली लाइन ऊपर हो जाएगी। तो अब एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम को रिड्यूस कर देगा। तो ये वाला स्टेटमेंट असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और रीज़न की बात करें, रीज़न दिया हुआ है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मैग्नीशियम आर लोअर देन दोज ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट ये इंटरलिंक्ड नहीं है, मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जून के इवनिंग शिफ्ट में, और ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इन द मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड, FeO प्लस SiO2 गिव FeSiO3। तो FeO और FeSiO3 अपन को बताना है क्या क्या है। तो इसका आंसर पेज नंबर 156 पर दिया हुआ है, और क्लियरली रिएक्शन ही लिखी हुई है, FeO प्लस SiO2 गिव्स FeSiO3। तो FeSiO3 के क्लियरली नीचे लिखा हुआ है स्लैग है, तो FeSiO3 स्लैग हो जाएगा, और FeO जो है वो गैंग हो जाएगा। गैंग का मतलब इम्प्योरिटी होता है, तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें FeO को गैंग बताया गया है और FeSiO3 को स्लैग बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन आइसोलेशन ऑफ विच one of the following metal from their ores, the use of cyanide salt is not commonly involved। तो ऑप्शन ए दिया है जिंक, बी गोल्ड, सी सिल्वर और डी कॉपर। तो डी कॉपर अपना सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 155 पर। अदर एग्जांपल्स, ये वाले पार्ट से एक्चुअली में 2022 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। वापस इसी से क्वेश्चन है कि जो सिल्वर और गोल्ड है उसमें NaCN जो होता है वो यूज़ होता है मेटल को लीच करने के लिए, जो कि क्लियरली इधर पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा अपना आंसर, सी नहीं होगा। जिंक जो होता है, कोई भी जैसे ओर होता है, कोई भी ओर है जिसमें जिंक, ZnS और PbS है। PbS क्या होता है? गैलेना होता है PbS। जिसमें ZnS और PbS है, उसमें डिप्रेसेंट का यूज होता है एज NaCN। तो ए भी अपना आंसर नहीं हो जाएगा, तो अपना आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कॉपर। तो ये क्वेश्चन था, आया था 29 जून के मॉर्निंग शिफ्ट में। ये क्वेश्चन पूछा गया था इधर से, इस पार्ट से, अदर एग्जाम्पल से, और एक इस पार्ट से भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जून के इवनिंग शिफ्ट में। ये एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, और लिस्ट 1 में अपने पास और दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में अपने पास कॉम्पोजिशंस दिए हुए हैं। तो ए ऑप्शन की तरफ चले तो साइडराइट जो हो जाएगा, साइडराइट का हो जाएगा अपने पास, ये एक आयरन का ओर है, इसका कॉम्पोजिशन जो होता है FeCO3 होता है, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैलेचाइट का देखें तो वो कॉपर का ओर होता है, तो और इसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, तो बी का सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही कैलामाइन का डी जो ऑप्शन है, कैलामाइन का हो जाएगा ZnCO3, जो एक जिंक का ओर है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन था अपने पास, द कंपाउंड्स दैट इज आर रिमूव्ड एज स्लैग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी FeO, आयरन ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्लियरली दिया हुआ है पेज नंबर 156 में एनसीईआरटी में। क्लियरली रिएक्शन दिया हुआ है FeO प्लस SiO2 गिव्स FeSiO3। अब होता क्या है कि FeO जो होता है ना, वो एक्चुअली में इम्प्योरिटी होती है, गैंग होता है। अब इसको अपन हटाएं कैसे? अब FeO को हटाने के लिए ना, ये जो हटाने के लिए इसको पहले स्लैग में कन्वर्ट करा जाता है। तो ये स्लैग में कन्वर्ट होता है और उसके बाद इसको रिमूव करा जाता है, क्योंकि ये बहुत इजीली रिमूव हो जाता है उसके बाद। अब जैसे FeSiO3 हुआ है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं FeSiO3 को FeO प्लस SiO2। तो ये एक्चुअली में अपने पास रिएक्शन होता है, FeO प्लस SiO2 गिव्स FeO डॉट SiO2। तो इससे FeO जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो FeO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है 25 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में, और ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 अपने पास दिया हुआ है, पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कास्ट आयरन विद स्क्रैप आयरन। तो ये ऑप्शन अपने पास गलत हो जाएगा, क्योंकि पिग आयरन जो होता है ना, वो ऑब्टेन होता है आयरन ओर के रिसाइकलिंग से, तो इस तरीके से रिलेटेड नहीं है। अब ऑप्शन स्टेटमेंट 1 कहीं ना कहीं रिलेटेड है कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन जिस तरीके से ऑब्टेन होता है, अब कास्ट आयरन कैसे ऑब्टेन होता है? कास्ट आयरन इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। तो ये कास्ट आयरन का हुआ, तो अपना स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट अगर अपन 2 की बात करें, तो स्टेटमेंट 2 अपने पास दिया हुआ है, पिग आयरन हैज अ रिलेटिवली लोअर कार्बन कंटेंट देन दैट ऑफ कास्ट आयरन। तो ये ऑप्शन भी, ये स्टेटमेंट भी अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पिग आयरन का जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 4%, और कास्ट आयरन का जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है अबाउट 3%। तो इसमें बताया और स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि पिग आयरन का कार्बन कंटेंट लो होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका 4% होता है, विच इज रिलेटिवली हायर देन द कार्बन कंटेंट ऑफ कास्ट आयरन। तो ये स्टेटमेंट 2 भी अपने पास इनकरेक्ट हो जाता है। तो अपने पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन अपने पास आया था 26 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन में पूछा गया द मेटल दैट इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट सल्फाइड और इज ए एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी लेड, डी जिंक। तो इसका आंसर डायरेक्टली एनसीईआरटी में तो मार्क नहीं कर पा रहे हैं अपन, बट इसका आंसर हो जाएगा ए एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्ट नहीं होता। ये बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट होता है। बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का ओर है। तो इसका बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 डॉट XH2O, जो कि जनरल होता है, लेकिन बॉक्साइट का 2H2O कह सकते हैं अपन। तो इससे एक्सट्रैक्शन होता है, ना कि सल्फाइड ओर से होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 27 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन था अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉट यूज्ड टू रिफाइन एनी मेटल? ए लिक्वेशन, बी कैल्सिनेशन, सी इलेक्ट्रोलाइसिस, डी लीचिंग, और ई डिस्टिलेशन। तो इसमें से अपन को बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं जो कि रिफाइनिंग में यूज नहीं होते हैं, कौन कौन से जो प्रोसेसेस हैं। तो पहला अपने पास बी ऑप्शन देखें, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन नहीं होता है रिफाइनिंग में यूज। अपन क्लियरली पेज नंबर 155 एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंडर आता है कैल्सिनेशन, तो ये रिफाइनिंग के अंदर नहीं आता है। तो बी अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें पूछा है नॉट यूज टू रिफाइन एनी मेटल, तो अपना एक बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर अपन डी की तरफ जा रहे हैं, डी की तरफ चल रहे हैं, लीचिंग की तरफ, तो लीचिंग भी है ना रिफाइनिंग के अंडर नहीं आता। लीचिंग भी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के अंदर आता है। ओवरऑल देखा जाए तो लीचिंग और कैल्सिनेशन दोनों ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर आता है। तो अपना आंसर बी और डी हो जाएगा। अब रिफाइनिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं?
अब अपन रिफाइनिंग की बात करें, सेक्शन 6.7 में रिफाइनिंग के बारे में दिया हुआ है। तो रिफाइनिंग के अंदर आते हैं डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और जोन रिफाइनिंग, ये सब आते हैं रिफाइनिंग के अंदर, ना कि कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वगैरह आते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में, और क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द रिएक्शन इज सुटेबल फॉर कंसंट्रेटिंग और बाय लीचिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर क्लियरली दिया हुआ है पेज नंबर 155 एनसीईआरटी में। क्लियरली रिएक्शन दिया हुआ है, Al2O3 प्लस 2 NaOH प्लस 3H2O गिव्स 2 NaAlOH होल 4। और ये क्वेश्चन अपने पास आया था 28 जुलाई के शिफ्ट 1 में। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्लियरली ये रिएक्शन दिया हुआ है। और ये जो कंपाउंड बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये एक्चुअली में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जुलाई के मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन है अपने पास, इन मेटलर्जी द टर्म गैंग इज यूज्ड फॉर। तो इसका आंसर अपने पास मिलेगा पेज नंबर 153 एनसीईआरटी में। और आंसर है अपने पास, एन ओर रेयरली कंटेन्स ओनली अ डिजायर्ड सब्सटेंस। मतलब एक ओर में ना कुछ ही पार्ट होता है जो कि काम का होता है। इट इज यूजली कंटैमिनेटेड, मतलब मैक्सिमम उसमें इम्प्योरिटीज ही होती हैं। यूजली कंटैमिनेटेड विथ अर्थली और अनडिजायर्ड मटेरियल्स नोन एज गैंग। अर्थली और अनडिजायर्ड मटेरियल नोन एज गैंग, यही अपने पास ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि कंटामिनेशन ऑफ अनडिजायर्ड अर्थी मटेरियल्स। और ये आया था क्वेश्चन अपने पास 29 जुलाई के शिफ्ट 1 में। ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आए थे। तो पहला क्वेश्चन अपने पास 24 जून के इवनिंग शिफ्ट में आया था, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से मिनरल्स सल्फाइड बेस्ड हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास 3 हो जाएगा। अपन जो इसके ओर्स हैं और उसके कॉम्पोजिशंस पेज नंबर 152 एनसीईआरटी में इस टेबल में देख सकते हैं, जिसमें गैलेना जो है, गैलेना इसमें नहीं दिया, गैलेना पीबीएस होता है, वो भी सल्फाइड बेस्ड होता है। जिंक ब्लेंड इसमें दिया है, जो कि ZNS होता है, वो भी सल्फाइड बेस्ड है। कॉपर पाइराइट भी सल्फाइड बेस्ड होता है। तो CuFeS2, तो ये 3 अपने आंसर हो जाएंगे। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास आया था 27 जुलाई के इवनिंग शिफ्ट में। इस क्वेश्चन में पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग ओर्स, इन सारे ओर्स में से कौन से प्रिंसिपल ओर्स ऑफ आयरन है। तो प्रिंसिपल ओर्स ऑफ आयरन कौन कौन से हैं? आयरन के ये 4 प्रिंसिपल ओर्स इस टेबल में दिए हुए हैं। तो आंसर अपने पास हेमेटाइट तो एक हो जाएगा, एक साइडराइट हो जाएगा, एक मैग्नेटाइट हो जाएगा जो इसमें दिया हुआ है, और एक और ऑप्शन हो जाएगा अपना लाइमोनाइट हो जाएगा, जो कि इसमें दिया नहीं हुआ है इस टेबल में। बट लाइमोनाइट का एक बार अगर अपन फॉर्मूला देखें, तो लाइमोनाइट का फॉर्मूला होता है FeOOH.NH2O। ये फॉर्मूला होता है, और ये भी एक आयरन का प्रिंसिपल और होता है। तो इसका आंसर अपने पास इंटीजर में 4 हो जाएगा करेक्ट। अब मेटलर्जी के कुछ क्वेश्चंस जो कि नहीं लिए गए, वो सरफेस केमिस्ट्री और एस ब्लॉक के थे, तो उनको उन चैप्टर्स में ले लिया जाएगा। और उस बात के लिए सॉरी कि बीच में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से मार्क नहीं हो रहे थे एनसीईआरटी में। तो अब अपन मेटलर्जी के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शंस, जहाँ से जेईई मेंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए गए हैं, उन पोर्शंस को रिव्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2-3 पेजों से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले ही आ जाता है वो है अकरेंस ऑफ मेटल में। ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टेबल से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, और ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। 2015, 2019 में 3 बार, 2021 में काफ़ी बार, 2022 में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे। जनरली मैच द कॉलम में देखने मिलते हैं। तो ये टेबल काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें, एक फ्लोटेशन मेथड, ये पूरा पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इसमें क्वेश्चन भी जेईई में से 2 बार रिपीट हो चुका है, जो कि इसमें डायरेक्टली लिखा नहीं है कि विच ओर इज बेस्ट फॉर फ्लोटेशन। तो इसका आंसर गैलेना है, जिसको अपन PBS बोलते हैं। और ये 2004 जेईई मेंस में आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
लीचिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से भी एक बार रीड कर लेना, ये भी इससे भी हर साल एक आध क्वेश्चन आ जाता है। 2022 का सबसे जो हॉट टॉपिक था, जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो था ये अदर एग्जाम्पल्स में। तो ये वाला जो पैराग्राफ था पूरा, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए थे। तो ये पैराग्राफ 2022 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट बात करें तो एलिंगम डायग्राम एक्चुअली में जेईई एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जेईई मेंस के लिए कम इंपॉर्टेंट होता है। पर इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं 2019, 2020, 2022 और 2021 में, इन चारों साल में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो अपने पास इंपॉर्टेंट आता है वो आता है पेज नंबर 161 पर, और यहाँ पर अपने पास जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जनरली क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं जेईई मेंस में। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसमें 2014, 2020 में 2 बार, 2021 में भी और 2022 में तो अभी मार्क करे थे। इन ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और नेक्स्ट बात करें तो ब्लिस्टर कॉपर के बारे में पता होना चाहिए। ये भी इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2021 में और इवन 2022 में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, और पेज नंबर 163 के जो फर्स्ट पैराग्राफ है पूरा एल्यूमिनियम के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो कि 2022 में नहीं देखा गया बट 2021 में और काफ़ी बार आया है ये क्वेश्चन, कि क्रायोलाइट यूज़ होता है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिना के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है Na3Al(F6), और इसका काम होता है इट लोअर्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर एंड इंक्रीजेस कंडक्टिविटी। ये जेईई मेंस 2021 में भी पूछा जा चुका है और काफ़ी बार भी जेईई मेंस में रिपीट हो चुका है। 2022 में इसका नहीं देखा है, बट हाँ ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछी जा चुकी है, 2019 में पूछी जा चुकी है। तो एक बार इस पर भी ध्यान दे देना, एल्यूमिनियम वाले पूरे पैराग्राफ पर। नेक्स्ट रिफाइनिंग एक काफ़ी अच्छा पोर्शन लेता है, होता है जेईई मेंस के हिसाब से। और इस साल जेईई मेंस में रिफाइनिंग से बहुत क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं, बट जनरली इससे क्वेश्चन आते हैं। सारी प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस 2019 में 2-3 बार आ चुका है, 2020 में आ चुका है, 2022 में आ चुके हैं, 2021 में आ चुके हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिफाइनिंग के सारे पॉइंट्स। ये लास्ट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एक बार अगर रीड कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। अब जो बताया था कि क्रायोलाइट वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो समरी में दिख ही रहा है कि क्रायोलाइट जो Na3Al(F6) है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है 2012, 2019, 2021, 2021 में एक और बार। तो क्रायोलाइट के बारे में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जेईई एडवांस में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर मेटलर्जी खत्म होता है।